Today's class with introduction, and today is 14th August 2024. 14th August 2024, day is Wednesday, time is about 5:30 p.m. in Lucknow. Again, I'm Amit sir, with me Ankit sir. On behalf of this Amit Lanshood, we are going to present our second lecture of New Criminal Law 2023. This is our second lecture and we are at BNS. In first lecture we have given introduction और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और सेकेंड लेक्चर में BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023 और इस BNS को हम लोग पढ़ रहे हैं बेयर एक्ट के थ्रू पढ़ कम रहे हैं। इसमें हम ज़्यादातर जो फोकस करेंगे ये चेंजेस बताने की। पढ़ने का काम तो ये रूटीन में आएगा, पूरा एक एक सेक्शन एलोबरेटली हम लोग पढ़ेंगे, वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। अभी केवल क्या हम लोग एम कर रहे हैं कि जो बच्चे पढ़े थे ऑलरेडी या जिन्हें इस IPC CRPC एविडेंस मालूम हो उनको एक क्विक रिवीजन दिया जाए जिससे वो घर पे इसको पढ़ें। और इट में भी पॉसिबल कि कोई भी अपकमिंग अब एग्जाम आएगा तो उसमें तो ये सिलेबस होना ही होना है, क्योंकि सेक्शन 358 ने इसको क्या कर दिया है, IPC को रिपील कर दिया है। तो अब तो यही होना है। हम लोग अभी स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर रहे थे ना हैप्पीनेस के बारे में, तो हम लोग अपनी हैप्पीनेस को BNS में ढूंढ रहे हैं। हम लोग हैप्पीनेस को किस में ढूंढ रहे हैं, BNS में, भारतीय न्याय संहिता की। इसमें कहां से हम लोग खुशियां ढूंढ डालें और उस पुरानी शायरी के साथ पुनः स्टार्ट करें, क्योंकि पुराने बच्चे भी हैं और जितने हैं उससे ज़्यादा रिकॉर्डिंग क्लास ले रहे हैं। तो उस इकबाल की शायरी के साथ, क्योंकि हो सकता है समय काफ़ी लग रहा हो, बच्चे कह रहे हैं सर बड़ा इसमें कंपटीशन में समय लगता है। बेटा इसमें रिवर्स गियर नहीं है, कंपटीशन एक नशा है, ओपीएम से कम नहीं है। फेल होते जाओगे और नशा बढ़ता जाएगा। और देखें इसमें ये ऐसी गली जिसमें रिवर्स गियर नहीं है, आगे ही बढ़ना है और पार कर जाना है। क्योंकि हैप्पीनेस की बात कर रहे थे तो कहीं किसी बच्चे ने मुझे CPNS एक किताब में बताया कि एक आदमी ऑथर देखता है कि पत्थर ऊपर उठा रहा है और फिर पत्थर नीचे गिर जा रहा है, फिर उठा रहा, पूरे जीवन भर यही कर रहा है। हो सकता है उसकी हैप्पीनेस उसी में हो। तो ये हम लोग अपनी अपनी हैप्पीनेस को अपने अपने हिसाब से पैरामीटर डिफाइन करते हैं। BNS पे थे, इकबाल की शायरी के साथ ना बोले थे, ठीक नहीं? ठीक, तो तुम लोग कैच लेना मत। डिग्री और इल्म और तालीम तो खूब रट ली हैं सबको। आजकल देखें हम सब गली गली में मार दे रहे हैं, तुम तालीम रखे हो कि डिग्री रखे हो। तो ना इकबाल ने क्या कहा था, मिटा दे अपनी हस्ती को गर्व मर्तबा चाहिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको अपनी हस्ती को मिटा दीजिए। मिटा दे अपनी हस्ती को गर्व मर्तबा चाहिए, क्योंकि जर्रा खाक में ही मिलके गुले गुलजार होता है। यानी ना अब इसमें वाह वाह की है ही नहीं बात। ये तो वाह वाह है ही कि जर्रा खाक में मिलके ही क्या बनता है। यानी आपको अपनी आइडेंटिटी को मिटा देंगे तभी आप एक नए डायमेंशन में इंटर कर जाएंगे। और वो आइडेंटिटी मिटाने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा मन से पढ़ाई किया जाए, और उसी में हम सब भी लगे हैं। और सबसे पहले इसको पढ़ाने से पहले BNSS और BSA 3 चीज़ें मुझे पढ़ानी है। कितना समय लगेगा मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि फिलहाल हम लोगों ने घड़ी बंद कर दी है। और अब जब नेक्स्ट स्टार्ट होगा तो हिंदू लॉ होगा, तब तक के लिए मगर आई वांट टू गिव माई वेरी ग्रेटफुल थैंक्स जिन्होंने मेरे साथ इस पे मेहनत किया है। इस BNS, BNSS और BSA को पढ़ाने में श्री रघुवीर जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मैं जब तक कोई चीज़ रट नहीं लूँगा ना, देखिए विजुअली मैं चैलेंज, तो मुझे हर चीज़ क्या चाहिए हाथों में, कि मैं जब सेक्शन बोलूँ ना तो मुझे सारी चीज़ें दिमाग में कौंधे।
और उसके लिए पूछिए, इनको 4 महीने से मैं तंग कर रहा हूँ। हम लोग 3 साढ़े 3 बजे से 5 बजे तक केवल यही रटते ही हैं। ये भी पता नहीं रट पाए कि नहीं, हम रटे। इनका हैप्पीनेस इसमें कि हमको पढ़ाएं, और मेरा हैप्पीनेस किसमें है? तो मेन धन्यवाद है। अगर कुछ भी अच्छा लगेगा तो ये समझिएगा क्रेडिट इन्हीं को जा रहा है, और ये क्रेडिट बदलता रहेगा। डेस्टिनी किसी न किसी को मेरी हेल्प करने के लिए क्या कर देती है। इससे पहले भी बहुत बच्चे थे, सब आते हैं, हेल्प करते हैं। तो चलिए हम लोग अब ये बकवास के बाद सीधी बात पे आते हैं, है ना। लेट अस कम। अच्छा, पहले मैंने आपको बताया था सेक्शन 1, याद है? जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा सा सोच रहे हूँ, बेटा जब पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल में, ये बीएनएस जो 2 3 4 5 लेक्चर में सोच रहे हैं खत्म करने को, उस समय पढ़ाएंगे तो 60 50 इतने लेक्चर लगेंगे। तो अब देखो, पहले सेक्शन 1 में हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि ये किस पे लगेगा, ये जो बीएनएस पढ़ रहे हो किस पे अप्लाई होगा। तो कहा ऑल पर्सन्स हु कमिट वेदर सिटीजन और नॉन सिटीजन हु कमिट्स एनी ऑफेंस इन इंडिया will be punished as per the provisions of BNS। फिर कहा all person, अब ये तो इंडियन टेरिटरी की बात हुई ना। फिर कहा any person who is liable by Indian law, who is liable by Indian law if he commits any offence beyond the territory of India, and if such act is also an offence in this BNS, तो it is presumed that such person has committed such offence in India। यानी ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी, और ये 3 मामलों में, खास तौर से 3 मामलों में देता है। कहता है कि अगर भारत का कोई सिटीजन हो, वो बियॉन्ड इंडिया जाकर कोई एक्ट करे जो इस बीएनएस में ऑफेंस हो, वो ऑफेंस होगा। दूसरा सेकेंड बिल बोलता है कि भारत का रजिस्टर्ड, इंडिया का भारत का रजिस्टर्ड कोई शिप एयरक्राफ्ट हो, उस पे करेंगे तो भी इंडिया का ज्यूरिसडिक्शन है। यानी आईपीसी बाहर निकल गई। कहीं कंप्यूटर रिसोर्स टारगेट कर रहे हैं इंडिया में, उस पे भी आईपीसी अप्लाई होगी। यानी आईपीसी एक ऐसा, आईपीसी बीएनएस वो मतलब समझ लेना ना, बीएनएस एक ऐसा एक्ट है विच हैज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। आप करोगे ऑफेंस अमेरिका में, अगर आप लाइबल बाय इंडियन लॉ हो तो माना जाएगा यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस इन इंडिया। ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग आ गए थे, मेरे ख्याल से इसका लास्ट पढ़े थे ना, सेक्शन 1 का लास्ट देख लीजिए, सब सेक्शन क्या है? 6। हाँ, नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग mutiny and desertion of officers, soldiers, sailor or airman in the service of the government of India or the provisions of any special or local law। ये हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन 5 पहले, तब 5 था। ये है, देखिए इसमें क्या कह रहा है। हम लोग जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा समझ ले कि जो देखिए आर्मी का अपना लॉ है ना, आर्मी अपना एक लॉ अलग रखती है, और जो म्यूटिनी या आर्मी का जो लॉ है ना, कोर्ट मार्शल का लॉ है, वो आईपीसी पे अप्लाई, अरे सॉरी बीएनएस पे अप्लाई नहीं होगा। अगर उनके यहाँ कुछ मैटर हुआ, कोर्ट मार्शल वो कर रहे हैं, तब यहाँ पे मत कहीं बीएनएस लगेगा, वो उनका ओवरराइड कर जाएगा। फिर अब देखिए सेक्शन 2 पे आइए, और सेक्शन 2 को ध्यान से देखिए। जितना डिफिनीशन था ना, सब सेक्शन 2 में डाल दिया। और मेरे ख्याल से देखिए इसमें कितने सब सेक्शन बना डाले हैं? 39। तो देखिए सेक्शन 2 हैज 39। बेटा ऑनलाइन सबको आवाज आ रही ना बढ़िया? यस सर। ठीक बेटा, ठीक, ओके। सेक्शन 2 में देखो, थैंक यू बेटा, थैंक यू। सेक्शन 2 में ध्यान से देखिए, और देखिए 39 सब सेक्शन जोड़ा गया। अच्छा, सब तो हम तब पढ़ाएंगे जब इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी केवल हमारा जो टारगेट है कि हम लोग चेंज देखें। तो इसमें देखिए सेक्शन 2 में अगर देखा जाए तो सबसे पहला चाइल्ड, 2C है, कौन सा देखिए? 3 चाइल्ड को देखिए ज्यादातर ने क्या किया, जेंडर न्यूट्रल कर दिया। पूरा बीएनएस में क्या कर दिया, जहां ना मेल फीमेल अलग अलग था, क्या कर दिया? चाइल्ड कर दिया। अगर माइनर के अगेंस्ट ऑफेंस है तो सिंपली क्या कर दिया? वर्ड चाइल्ड। और चाइल्ड का मतलब होता है द पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स।
तो देखिए चाइल्ड का डिफिनीशन टिक कर लीजिए, हाँ बता दीजिए। means any person below the age of 18 years. चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, ये टिक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए कौन सा डिफिनीशन है। Court, कोर्ट, हाँ कोर्ट पहले भी था पर कोर्ट ऑफ जस्टिस था, पहले क्या था, कोर्ट ऑफ जस्टिस, जस्टिस वर्ड हटा दिया, अब सिंपली क्या रखा, कोर्ट। तो पहले भी यही था, मगर पहले क्या था, टू कौन सा है देखिए, 16, 216 देखिए कोर्ट है ना, नहीं सेक्शन 16 होगा। 2-5, अच्छा पहले की हम आईपीसी में हम आईपीसी बात ही नहीं कर रहे। 25 2-5 क्या है, कोर्ट, कोर्ट। 2-5 में देखो कोर्ट है और जज देखो किसमें है, 216। 2-5 में कोर्ट है, पहले क्या था ना, कोर्ट ऑफ जस्टिस वर्ड था, जस्टिस वर्ड हटा दिया गया और अब क्या लिख दिया गया, केवल कोर्ट। तो कोर्ट 2-5 में है और जजेस, हु इज कॉल्ड जज, द पर्सन हु इज एम्पावर्ड टू गिव अ डेफिनिट जजमेंट बाय लॉ इज कॉल्ड जज। जो जिसको आप एम्पावर करते हैं किसी एक्ट के कि वो डेफिनिट जजमेंट दे और जज के रूप में काम करे, वही जज है। और इसमें जज वाली जो डिफिनीशन में देखना ना, पहले कई इलस्ट्रेशंस थे ना, मद्रास और पंचायत पता नहीं क्या क्या लिखा, देखो सब हटा दिया, केवल एक छोड़ा। इसमें 2 इलस्ट्रेशंस क्या किए, हटा दिए। अच्छा उसके बाद फिर देखो हमने कहा था मूवेबल जरूर पढ़ना, मूवेबल जरूर पढ़िएगा, मेरे ख्याल से 221। और ये मूवेबल का वाकई समझने वाली चीज है कि पहले उसके पहले जेंडर 210 जेंडर पढ़ लीजिएगा। जेंडर तो एक बार पढ़ दीजिए क्योंकि जेंडर इंक्लूड्स ट्रांसजेंडर। पहले जेंडर मीन्स मेल एंड फीमेल, अब इसमें क्या और जोड़ दिया, ट्रांसजेंडर। और ट्रांसजेंडर के लिए जो एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है कि ट्रांसजेंडर डिफाइन कहाँ है, तो 2K है ना, देखिए क्या है, एक एक्ट है, देखिए पढ़ दीजिए एक्सप्लेनेशन। Gender, the pronoun he and its derivative are used of any person, whether male, female or transgender. वेदर मेल, जहां जहां ही लिखा है, वेदर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। हाँ Explanation: Transgender shall have the meaning assigned to it in clause K of section 2 of the Transgender Person Protection of Right Act 2019. 2K कोई एक्ट बना, देखिए द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स ऑफ Protection of ट्रांसजेंडर। right. तो ये देख लीजिएगा, एक ट्रांसजेंडर के लिए 2019 में एक्ट बना है, उसी के 2K में ट्रांसजेंडर डिफाइंड है। ठीक है, तो 2K में ट्रांसजेंडर डिफाइंड है, तो आपने जेंडर पढ़ लिया। उसके बाद 221 मूवेबल हो गया, जिसमें कि जो है मूवेबल में हमने कल बता दिया था कि मूवेबल में पहले जो था वो केवल कारपोरियल प्रॉपर्टी थी, अब कौन सी हो गई, अब दोनों हो गई, क्योंकि अब जो नया आजकल स्पेक्ट्रम दिख रहा है ना, अच्छा इसको IT एक्ट से कनेक्ट करिएगा। IT एक्ट का हमेशा सेक्शन 66 मेरे ख्याल से A और 67 ये जरूर पढ़िएगा। अभी आज पेपर में मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था कहूँगा तो फिर कई लोग घपला खा जाएंगे। ठीक, तो मैं सुन रहा था पेपर में कि एक डॉक्टर साहिबा को डिजिटल अरेस्ट आजकल खूब हो रहा है। पहले आता है एक फ़ोन, व्हाट्सएप कॉल आता है और आप ये हैं, अचानक उनका सब मोबाइल बंद, फिर आएगा एक लिंक, इस पर क्लिक करिए तब आगे आपका मोबाइल चालू होगा, और जहाँ क्लिक किए अब उसके बाद फिर आ जाता है कि मैं CBI या PMLA या ED इन्फोर्समेंट जहाँ से हूँ, और उसके बाद फिर उनसे जो भी हो ना, एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट, तो क्या करते हैं वो पुरानी चीज़ों को बताते हैं कि आपने ऐसा ऐसा, आपका नाम यहाँ है, रजिस्टर्ड है, और मनी लॉन्ड्रिंग में आपका नाम है, उसके बाद ये है मैसी, और उसके बाद 1-2 घंटा तक उलझाए रहेंगे, और उसके बाद पेमेंट क्या कर लेते हैं कि निकाल लेते हैं, अभी इतना तो मुझे आइडिया नहीं है, मगर उसके बाद तो आज पेपर में था कोई PGI की डॉक्टर साहब शायद 2 करोड़ या कितना रुपया ले लिए, ये कह के कि यू आर इन्वॉल्व इन पर्टिकुलर मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, ये आजकल डिजिटल अरेस्ट का नया खेल चल रहा, ये सब किससे पनिशबल होगा, दीज आर पनिशबल अंडर सेक्शन 66 ऑफ IT एक्ट। 67 में तो आप जानते हैं IT एक्ट के, हो ना, फोटो बनाकर, है ना, किसी इंसान की फोटो बनाकर
उसको एकदम प्राकृतिक अवस्था में दिखा दिया, कहे बचपने की तुम्हारी फोटो है। ये सब गलत है। ये सब किसमें पनिशबल है? ये सब 67 डिफेक्ट। तो ये आईटी एक्ट हमेशा इसके साथ पैरेलल चलता है, ध्यान रखिएगा। तो मूवेबल हम जो बात कर रहे थे कि अच्छा एक चीज बताओ, जीएस का क्वेश्चन पूछें, मानो किसी के साथ आपसे कोई कह रहा भैया देखो हमारा मोबाइल से कोई पैसा ओटीपी आया, हमने किया और हमारा पैसा निकल गया, बताओ हम कहाँ कंप्लेन करें? आईटी सर कोई नंबर भी है, पढ़ लेना, कुछ 10 कुछ करके है। हाँ बेटा 139 है शायद, 1039 है शायद, नहीं 1039 कुछ है, बताओ आप देख लीजिएगा बेटा। ये सबको याद रखना चाहिए कि 1039। हाँ ये आईटी यानी साइबर क्राइम के लिए किस नंबर पे टोल फ्री नंबर दिया है, जैसे नहीं 112 है, उसी तरह 1930 है ना बेटा, ये याद रखना है। कॉल तो नहीं कर रहा है? अरे भाई मत करना, 1930 ना। यस सर। हाँ, ये सब जीएस के क्वेश्चन है बेटा। ये मत सोचिए कोई टीचर पढ़ाएगा। इतनी तो आप लोग को अवेयरनेस, एकदम अलर्टनेस है कि आपसे कोई एडवाइस मांग रहा कि ऐसे ऐसा हो रहा मेरे साथ, तो बताओ मैं क्या करूं? तो कहीं सीधे डायल करो 1930 पे, साइबर क्राइम में आप करिए रजिस्टर्ड, और आगे जो फिर होगा अपना, फिर आप वो रिकवरी होगी। ठीक है, तो हम लोग 221 पढ़ रहे थे। उसी के साथ हम लोगों ने कहा था चूंकि इसमें इनकॉर्पोरियल भी जोड़ा है तो अब थेफ्ट का डोमेन बढ़ गया। नहीं तो पहले थेफ्ट केवल किसका होता था? केवल कॉर्पोरियल, और मानिए डेटा स्टीलिंग और ये सब है तो वो इसमें कहीं एप्लीकेबल नहीं। तो आज के नए एम्बिट को जोड़ा गया। और चलिए नेक्स्ट डिफिनीशन देखिए 219 में मैन और 235 में वीमेन। हाँ, पहले ये- एक साथ था दोनों। ये पहले मैन वीमेन एक साथ थे, सरकार ने अलग कर दिया है ना। तो मैन अलग है और वीमेन अलग है, ठीक है। हाँ है ना, अलग। पहले एक ही में था मैन एंड वीमेन, 210 था मेरे ख्याल से, है ना। अब ट्रांसजेंडर भी आ गया तो बता रहे हैं मैन एंड वीमेन, इसीलिए अलग कर दिया, ठीक है। हाँ। और अब इसके बाद इसमें कुछ नहीं। अच्छा अच्छा इसमें देखिए बहुत कुछ है डिफिनीशन, मगर हम लोग को अभी केवल किस पे फोकस करना है? चेंजेस पे। व्हाट आर द चेंजेस इंट्रोड्यूस इन बीएनएस इन रिस्पेक्ट टू आईपीसी। अब देखिए सेक्शन 3 जो है वो जनरल एक्सप्लेनेशंस को डाला है। सेक्शन 3 में एक्सप्लेनेशंस ऐड किए हैं। एक्सप्लेनेशंस जो जनरल थे उनको इसमें ऐड किया, जो डिफिनीशन से बच गए थे। जैसे कि ना सेक्शन 6 याद होगा, हम लोग आईपीसी में पढ़ते थे कि जितने भी ये इसमें ऑफेंसेस हैं और इलस्ट्रेशंस हैं, दे आर रीड सब्जेक्टेड टू द जनरल एक्सेप्शन। पहले चैप्टर 4 था, ये अब जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर कौन है बीएनएस में? 3rd। तो जितना ऑफेंस और इलस्ट्रेशन है वो सब किसके सब्जेक्टेड टू पढ़े जाएंगे? दे रीड इन सब्जेक्ट टू चैप्टर 3rd। तो सेक्शन जो 3 है ना उसमें एक्सप्लेनेटरी चीज रखी, जैसे ये रख दिया। दूसरा देखिए याद होगा जो पुराना मैंने 27 आईपीसी में बताया था और कहा था कि अगर हस्बैंड है तो उसकी वाइफ, सर्वेंट, क्लर्क का पोजीशन हस्बैंड का ही माना जाता है ना। अब पहले केवल ब्रेड अर्नर कौन था? हस्बैंड। अब तो भाई वाइफ भी ब्रेड अर्न कर रही है, तो इसीलिए वर्ड देखिएगा 3.2 में है ना। देखिए स्पाउस किसमें किया है? 3.3। देखिए 3.3 में देखिए जो वाइफ था, वाइफ, सर्वेंट और क्लर्क, इनका इस वाइफ की जगह वर्ड क्या यूज कर लिया? स्पाउस। मान लीजिए कोई महिला ही है, वो कोई पुरुष योचित महिला है, मतलब कार्य कर रही है, जाके कमा खा रही है, और हस्बैंड जो है वो हाउस मेकर है। तो अगर हस्बैंड वो पड़ोसन को उठा के सामान दे देगा वाइफ का तो चोरी होगा। पहले उल्टा हम पढ़ाते थे, वाइफ किसी मित्र को दे दे। अब क्या है? तो इसीलिए वर्ड क्या रख दिया? स्पाउस। और इसमें 3.5 याद रखना। 3.5 तो हमको याद ही रखना है, वही कॉमन इंटेंशन वाला याद है ना। कॉमन इंटेंशन, महबूब शाह इम्परर,
ये ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का जो 34 हुआ करता था, पहले कौन सा ये सेक्शन था, एकदम रटे थे भाई, एकदम ब्लड, एकदम दिमाग, 34 कॉमन इंटेंशन। अब वो 34 किस सेक्शन में जगह आ गया, 35। और ये पूरा वही है, when several person have done certain criminal act in pursuance and furtherance of common intention of all, यानी 35 ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी बताता है। जब एक से ज्यादा यानी सेवरल पर्सन्स मिलजुल कर कॉमन इंटेंशन को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, तो जितने हैं सब पनिश होंगे, ऑल्दो दे हैव हिमसेल्फ नॉट डन एनीथिंग। ये ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का है। महबूब शाह एम्परर वगैरह सब केस होगा, हम सब पूरा पढ़ाए थे और पूरा फिर पढ़ाएंगे, पर अभी आपको केवल बताना है ये जो 35, 36, 37, 38 ये वही 34 से 38 वाला है। यानी ऐसे याद रखना, जो 34 से 38 था वो सब कहाँ जोड़ दिए वो सब 35 से लेकर देखिए कितने हैं 3 में, सेक्शन 3 में देखिए 9 है, ये सारा इसी में आ गया। तो देखिए ज्यादातर सेक्शन 2 में डिफिनीशन क्लास में गया, जो बचा था उसको किस में कवर कर लिया, एक्सप्लेनेशन, और सेक्शन 3 में लाए, और सेक्शन 3 में 35 से लेकर ऑनवर्ड्स वही था 24 से 38 वाला ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। ये एक याद करने का तरीका है जो मैंने भी निकाला था कि इसी तरह पढ़ा जाए तो थोड़ा सा याद हो जाएगा। तो इस तरह से ज्वाइंट कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का, वैसे तो बाद में लास्ट में जब पूरा करेंगे तो एक चार्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उससे याद हो जाएगा, मगर अभी याद रखिए 35 में कॉमन इंटेंशन वाला है। अच्छा, कॉमन इंटेंशन किस सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन कहीं नहीं डिफाइंड, इंटेंशन ही नहीं डिफाइंड है, तो कॉमन इंटेंशन का महबूब शाह में बोला गया था ना, महबूब शाह में कहा गया था कॉमन इंटेंशन डिफाइंड नहीं है, बट कॉमन इंटेंशन मीन्स प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, प्रायर कंसल्टेशन ना, ये इसी को तो क्या कहते हैं, कॉमन इंटेंशन। तो कॉमन इंटेंशन आगे चल के हम पढ़ाएंगे, अभी बस इतना जान लो, जो सेक्शन 34 था वो 35 है एंड ऑनवर्ड्स। इस तरह से देखिए चैप्टर 1 में ये डिजाइन किया गया, यानी 1 में किसके ऊपर आईपीसी लगती है पूरा बताया गया, और क्या आईपीसी इंडिया के बाहर जाएगी, हाँ जा सकती है। 3 सिचुएशंस में तीनों एक्स्ट्रा टेरिटोरियल आपने पढ़ लिया, 1 का 4 था ना, 1 का 4 या 5 जो भी रहा हो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, ठीक है। उसके बाद 2 में आपने डिफिनीशंस देखी पूरी, वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। 3 में आप सब ने देखा कि जितना ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी से रिलेटेड प्रोविजन था वो किसमें डाल दिया गया, जनरल एक्सप्लेनेशन, और 3-5 बेसिकली वो है। अब देखिए आप सब, जितना 53 से लेकर याद होगा पनिशमेंट का था ना, पनिशमेंट वाला चैप्टर 2 में डाला गया है। तो देखो बीएनएस में जो पनिशमेंट आईपीसी में 3rd में था वो किस चैप्टर में इसमें डाल दिया गया, 2nd में डाला गया, और सेक्शन 4 से लेकर देखिए 13 तक, 4 to 13 तक देखिए, और यहाँ पर 4 में एक बार देखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक पनिशमेंट बढ़ा दिया, कम्युनिटी। तो पढ़ दीजिए, देखिए कितने काइंड ऑफ पनिशमेंट हो गए, 1 2 3 6 हाँ, पढ़ दीजिए, हाँ पूरा पढ़ लें। हाँ, द पनिशमेंट सेक्शन 4 punishments. The punishments to which offenders are liable under the provisions of this Sanhita are A. Death, B. Imprisonment for life, C. Imprisonment which is of 2 descriptions, namely 1 rigorous, that is with hard labor, number 2 simple, D. forfeiture of property, E. fine, or F. community service. F is a, बाकी ये 5 थे पहले, एक जोड़ दिया गया कम्युनिटी सर्विसेज। देखा गया कि आगे चल के जो पीटी ऑफेंसेस हैं उसमें जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, जैसे स्नैचिंग है या छोटे छोटे जो थेफ्ट हैं, 5,000 रुपये तक के चोरी है, उसमें जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं उनको क्यों ना पहली बार मौका दिया जाए कम्युनिटी सर्विस। अच्छा, कम्युनिटी सर्विसेज यहाँ नहीं डिफाइंड है, community services is defined in section 23 explanation of BNSS,
बीएनएसएस में क्या बोला, बड़ा अच्छा डिफिनेशन दिया। कम्युनिटी सर्विसेज मीन व्हेन कोर्ट गिव अ पनिशमेंट टू एनी कन्विक्टेड पर्सन टू सर्विस फॉर कम्युनिटी विदाउट पेमेंट इज कॉल्ड कम्युनिटी सर्विसेज। तो 23 के बीएनएसएस का जब आप एक्सप्लेनेशन देखना तब उसमें बताया कि व्हाट इज कम्युनिटी सर्विसेज। तो कोर्ट जब कन्विक्टेड, कोर्ट किसको देगी कम्युनिटी सर्विसेज? भाई पहले दिन आया थोड़ी दे देगी, जब तक उसका कन्विक्शन ट्रायल होने के बाद क्या हो जाए, तो कोर्ट जब कन्विक्टेड पर्सन को कम्युनिटी का कुछ काम करने को देगी विदाउट एनी रेम्यूनरेशन, इट इज कॉल्ड कम्युनिटी सर्विसेज। और ये कहां पर मिलेगा हमको? 23 ऑफ बीएनएसएस में। तो देखो 6 इसमें कर दिया गया। अच्छा यार अगर थोड़ा सा सोचिएगा आईपीसी में, या जो नए बच्चे हैं वो मत सोचें थोड़ा, क्यों जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनकी तो भाई देखो बल्ले बल्ले है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुराना पढ़ा नहीं है, और जो दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं उनकी बहुत मजा है। क्यों? क्योंकि कंपेयर करने में आसान हो रहा। तो सभी मजे में, हैप्पीनेस सबको मिल रही है। हैप्पीनेस देखो सबको मिल रही। मैंने कहा था ना हैप्पीनेस सब कुछ ढूंढना किस चीज को सर्च है, हम भी उसी सर्च में घूम रहे हैं, आप लोग भी घूमिए। और अगर कोई एक वन सेटल्ड फार्मूला मिल जाए, कोई कहता है ध्यान करो, अब ध्यान कैसे करें? किसी और का ध्यान आने लगता है, करो ध्यान, ध्यान करो। कोई कहता है वो भक्ति करो, कोई कहता है अगरबत्ती जलाओ, कोई कुछ करने कहता है। आखिर सबका एम क्या है? हैप्पीनेस। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम बाउडम होते हैं, गॉड ब्लेसिंग, दे आर ब्लेस्ड। इग्नोरेंस इज अ ब्लेस। याद रखना, जितना कम बुद्धि होगी ना उतना ही तुम ब्लेसिंग वाले आदमी। जितना ज्यादा बुद्धि, ज्यादा बुद्धिमान, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड, टेंशन में घूम रहा है, अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, आई हैव डन नथिंग टू क्रिएट दिस, व्हाट इज माई प्रेजेंस इन दिस सोसाइटी। अब ढूंढ रहा हो अपने आप को, ढूंढो बेटा, खो जाओगे आपको। मंजिल मिलेगी वही, गोली मिलेगी, क्लोना फेट सुला दो इस बंदे को, तब सही हो जाएगा, तब खुश होगा, आप अब ठीक लग रहा है। ध्यान रखिएगा, किसी चीज पे ज्यादा सर्च मत करना, रोके रहना अपने आप को। तो हम लोग फिर अपने आप को हम रोक रहे हैं बार बार, क्योंकि मैंने कहा था मन की बात करूंगा, इसमें कोई दिहाड़ी भी हम इनसे नहीं चार्ज किए, एकदम फ्री फोकट का है मामला, बेला टाइप के आदमी, हमने कहा इसमें ऐसे चलेगा। तो अब देखिए हम लोग, याद है उसमें 4 में पढ़ते थे ना टाइप, और फिर याद है हम लोग पढ़ते थे कम्यूटेशन, डेथ को कम्यूट करा जाएगा लाइफर में, और लाइफर में मिनिमम कितना पास करना पड़ता था? 14। अब जब बीएनएसएस पढ़ना तो उसमें 20 साल कर दिया, 14 को कितना कर दिया? 20 ईयर्स कर दिया। फ्रैक्शंस अगर कहीं जोड़ना हो तो 20 साल मानते हैं ना लाइफर को। देखना 5, 6, 7 ये वैसे ही है। मैं सीधे 8 पे आ रहा हूँ, आई डायरेक्टली कम टू द 8, क्योंकि 8 पे चेंज है। याद है अगर कोई बंदा फाइन न दे रहा हो, आईपीसी में याद है 63, 65, अगर कोई बंदा फाइन से, कोई ऑफेंस केवल किससे पनिशबल हो? फाइन से। इफ एनी ऑफेंस इज पनिशबल विद फाइन ओनली, और फाइन भी नहीं दे रहा तब तो वहां एक था ना 2 मंथ, 4 मंथ और 6 मंथ। अगर 2000 रुपये तक होता था तो 2 महीना सिंपल इम्प्रिजनमेंट, 2 से 5, 2 to 5, 4 मंथ, और 5 उसके ऊपर कितना था? ठीक है। अब देखिए इसी ग्रेडिंग को चेंज किया, और ग्रेडिंग को चेंज करने में सेक्शन 8 में क्या किया? कम्युनिटी सर्विसेज भी रखा। कोर्ट ने कहा जाओ कम्युनिटी सर्विस करो और जाकर रोड को झाड़ू बहारू करो। वो करा नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, बाकी चाहे जो करा लो। तब फिर कोर्ट क्या कहेगी? तब बेटा तुम जेल जाओ। तो देखिए अगर कम्युनिटी सर्विसेज दी गई और डिफॉल्ट कर रहा, अगला कम्युनिटी सर्विसेज नहीं दे रहा, तो 2 मंथ, कितना महीने के लिए? 2 मंथ सिंपल। देखिएगा सेक्शन 8 में होगा मेरे ख्याल से सब क्लॉज 3 अमाउंट ऑफ फाइन लायबिलिटी। सेक्शन 8 का सब क्लॉज 5 टिक कर लो, ये चेंज है। पहले ना वो 2000 था, बढ़ा दिया, फाइन उनका अमाउंट सब बढ़ाया, और सेक्शन 8 का 5 देखिए वो आपके आईपीसी से चेंज हो गया है। देख लीजिए, बता दीजिए क्या है।
Section 8, subsection 5, if the offence is punishable with fine or community service, the imprisonment which the court imposes in default of payment of the fine or of default of community service shall be simple, and the term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of payment of fine or in default of community service shall not exceed a 2 months when the amount of the fine does not exceed 5,000 rupees, b 4 months when the amount of the fine shall not exceed 10,000 rupees, and c 1 year in any other case. अच्छा देखिए कितना अच्छा 1 ईयर 6 मंथ है, ये बढ़ा दिया ना, पहले कितना था 2, 4 और 6 था, देखिए चेंज कर दिया एकदम आईपीसी से। क्या कहा कि अगर केवल एक ऑफेंस से पनिशबल है जो फाइन से दंडनीय है और फाइन पे नहीं कर रहा या कम्युनिटी सर्विसेज नहीं दे रहा, कर हम नहीं काम करेंगे, रोड पे हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो फिर ऐसे मामले में ऐसे बंदे को, हाँ बेटा सर फाइन तो उसे फिर भी पे ही करना पड़ेगा ना, मतलब फाइन हाँ, तो किसी भी हालत में छूटेगा। फाइन तो वेव नहीं होता है ना, वो तो सजा दे के फिर उसका प्रॉपर्टी से क्या कर देंगे, चुका लेंगे। मगर ये वाला फाइन नहीं, क्योंकि ये फाइन कैसा है, ये फाइन के डिफॉल्ट में आप क्या देने जा रहे हो, इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ कह रहा कम्युनिटी सर्विसेज अगर नहीं दिया तो आपको क्या देना पड़ेगा, 2 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट, और 5,000 तक का फाइन था तो 2 महीना, अगर 10,000 का है 4 मंथ, और 10,000 के ऊपर 1 ईयर, पहले ये 6 मंथ था। तो ध्यान रखिए ये चेंज है, ये आपको अपने नोट्स को फिट करना पड़ेगा, ये चेंज है पूरा। तो इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज द मैक्सिमम टर्म ऑफ सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच एक्यूज्ड इज अवॉर्डेड इज 2 मंथ। कितना महीना, 2 महीना, और बाकी उसके ऊपर फाइन वाली ग्रेडिंग कर लेना, 5,000 तक, 5 to 10,000 और मोर देन 10,000। तो इसलिए मैंने टिक लगवाया है कि सेक्शन 8 सबसेक्शन 5 को आप ध्यान से पढ़ेंगे, बाकी जितने ना इसमें आगे चल के 9, 10 वो सब आप लोग पढ़े हुए हैं। जैसे कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत कारावास, अगर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिला और बड़ा हार्ड कोड क्रिमिनल है तो उसको किस में रखा जाता है, एकांत कारावास, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में फिर कोर्ट कहती कि इतने दिन तक इनको क्या कर दो, और ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हम लोग पढ़े थे ना, मैक्सिमम 3 मंथ होता है ना, मैक्सिमम कितने महीने का होता है। तो देखिए इसमें लिखा होगा ना, ग्रेडिंग दी होगी, वो आपने देखना, उसमें चेंज नहीं है, उसमें चेंज नहीं है। 6 महीने तक है तो 1 महीना, 1 साल तक है तो 2 महीना, और 1 साल से ज्यादा का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है तो 3 महीना। पर किसी भी केस में 14 डेज एट अ टाइम से ज्यादा आप नहीं करेंगे तो पगला जाएगा वो आदमी। क्यों, अकेले कोई रह नहीं सकता, हर आदमी को हम सफर की तलाश है। इसीलिए कोई 82 इयर्स में कर रहा है, 82 इयर्स में शादी करने के फायदे बहुत हैं, लड़की को तो बहुत ही फायदा है। हाँ, एक तो दिन कम और इनकम, और उनको क्या फायदा है, देखो आ रही है करवा चौथ, टॉपअप होगा। अच्छा, नया टॉपअप ज्यादा काम करता है, पुराना हो जाता है तो टॉपअप काम नहीं करता है, तो दोनों ओर से फायदा है। देखो रेसिप्रोसिटी है ना, ये कल को वाला हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, समझ गए ना। 82 इयर्स में 42 इयर्स की महिला के साथ विवाह हुआ, ठीक है, अच्छा है, विन विन सिचुएशन है, उधर टॉपअप होगा और उधर मॉनेटरी टॉपअप होगा, दिन कम फैमिली पेंशन मिलेगा बेटा, बहुत लंबा इनकम, ठीक। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया है ना, 8.5 को पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने फिर इसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पुराना है, याद रखना, एकदम पुराना है, इसमें कहीं कतई कोई चेंज नहीं है, ग्रेडिंग भी वही है, और वही 1 महीना। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है एकांत रिपेंटेंस, एकदम ना रिपेंटेंस, पश्चाताप करने के लिए अलग छोड़ दिया जाता है, एक
अकेले कमरे में, पता नहीं जी विजिट किया जाए या तो पता चले ना कि होता होगा जरूर, एक कोई सेल बनता है, ठीक है। इसके बाद फिर देखो चैप्टर 3 आ रहा है। चैप्टर 3 वो है जो चैप्टर 4 हुआ करता, कितने साल से रटे थे, जनरल एक्सेप्शंस। आईपीसी का एक्सेप्शन कौन सा चैप्टर है? आईपीसी का 4 था और बीएनएस का 3 है, याद रखना। याद है, एक्विटस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। बिना मेंसरिया के आप किसी को सजा नहीं देंगे, क्योंकि बिना सोचे समझे अगर कोई करता है तो जनरली वो लो इंटेलेक्चुअल का व्यक्ति है, अनसाउंड माइंड। अब नई वर्ड यूज है, क्या वर्ड यूज है? द पर्सन ऑफ लो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, इनसेन, और क्या था वो सब वर्ड, क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो अब क्या कर दिया गया? तो कह रहा है कि बिना सोचे समझे अगर कोई कर रहा है तो उसको सजा तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि उसको फिर मेंटल फैकल्टी तो चेक करो, क्या वो कॉग्निटिव है? तो ये सब हम लोग जानते हैं, इसीलिए जनरल एक्सेप्शन एक बना है। और जनरल एक्सेप्शन की शुरुआत ही हमेशा मिलेगी, नथिंग इज एन ऑफेंस। अब जनरल एक्सेप्शंस में हम लोग जानते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, पहला कौन सा था? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। एकदम देखो ध्यान से, आप लोग एक नज़र अपनी अपनी डालो, और जो लोग बच्चे पढ़े थे पहले 76 से 106 तक था ना, देखिए पूरा सेक्शन वही है, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है, यानी हमको अलग से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर वो हमको सीरीज याद थी, जैसे कि पर्सन एक्ट डन बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड 84 था आईपीसी में, ठीक है। 76 से अगर चलो तो 84 कितनी दूर पे आता है? 448। इसमें भी देख लो, इसमें 22 पे होगा ना, देखिए 22 पे होगा, एक्ट डन बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड। तो ये रटने का चीज नहीं है, ये अगर आपको आईपीसी में याद था तो आप यहाँ पर इसको मैच कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से सेक्शन थे। प्राइवेट डिफेंस याद है 96 से स्टार्ट होता था, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। और 76 से 96 20 सेक्शन आगे था ना, तो यहाँ पर भी कितना सेक्शन होगा? 34 ना, 34 पे देखिए है पीटी है। यानी इसको हम लोग आराम से अपने मेमोरी पावर को के साथ बढ़ाते हुए इसको हम लोग कर सकते हैं। बस इतना रखें कि जो चैप्टर 4 वहाँ था, यहाँ चैप्टर 3 है, और वो भी 14 से लेकर 44 तक है ना। तो ये पूरा डिक्टो वही है, वर्ड बाय वर्ड भी चेंज नहीं है। यहाँ पर जो भी चेंज अगर कुछ हुआ भी होगा तो वही ना, अनसाउंड माइंड भी मेरे ख्याल से वर्ड वही है, अनसाउंड माइंड ही है ना वर्ड 22। यानी पूरा इसको अलग से हम लोग जब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो जनरल एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, इसमें कोई भी हम लोग को देखने की फिलहाल जरूरत नहीं है। अगर आप प्रीवियसली पढ़े हैं आईपीसी तो इसको आप बड़े आराम से मैच कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, चैप्टर 1 था, हम लोगों ने प्रिलिमिनरी पढ़ा, चैप्टर 2 पढ़ा डिफिनीशन ऑफ पनिशमेंट, हाँ सॉरी सही तो है, हाँ चैप्टर 2 था पनिशमेंट, चैप्टर 3 था जनरल एक्सेप्शन, और चैप्टर 4 देखिए यहाँ पर थोड़ा किया काम। पहले इसके बाद हुआ था अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी थी, यहाँ अटेम्प्ट को ले आए जो 511 था। आईपीसी में इम्पॉसिबल अटेम्प्ट किसमें था? 511 को यहाँ पर ले आकर इस चैप्टर के साथ रखने का ये मतलब था कि चैप्टर 4 मिला सबको। चैप्टर 4 को बोलते हैं इनकोएट ऑफेंस। कौन सा ऑफेंस? इनकोएट का मतलब इनकम्प्लीट। पूछा जाता आईपीसी में इनकोएट ऑफेंस कौन कौन से हैं? अपूर्ण अपराध, तो हम लोग कहेंगे सर अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट। ये तीनों देखो इनकोएट ऑफेंस को एक जगह दे दी गई, इन तीनों को ले आकर एक जगह रख दिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं अबेटमेंट से शुरुआत होती है। 45 से क्या स्टार्ट होता है? अबेटमेंट 3 तरह का होता है ना, अगर आप सबको याद होगा तो कितना था अबेटमेंट? 3 तरह का। इसमें देखिए 3 ही है कि 4 हो गया? 3 ही होगा। कहाँ से? प्रिंसिपल नेवर चेंज, फैक्चुअल प्रोविजंस चेंज, 54 का 58 कर दो।
1 साल का 10 साल कर दो, वो एक चलता है, मगर प्रिंसिपल्स जनरली चेंज नहीं होते। और इसमें भी देखो प्रिंसिपल चेंज नहीं है। पहले है अबेटमेंट, फिर होगा अबेटर, फिर क्या होगा अबेटर। और इसमें मैंने आपसे कहा था, अच्छा अबेटर में कितने एक्सप्लेनेशंस थे? 5। देखिए हैं इसमें भी 5 ही होगा, वही इलस्ट्रेशन वही सब कुछ है। यानी ये हम लोग को, जो लोग पढ़े हैं उनको इसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सेम थिंग सेम प्रिंसिपल, ठीक। उसके बाद देखिए एक नया जोड़ा है 48 ना। पहले क्या था ना कि 47 तो था, इफ एनी पर्सन अबेट्स एनी ऑफेंस आउटसाइड इंडिया ही विल बी पनिश्ड। भारत में बैठ के तुम अमेरिका के लिए कोई ऑफेंस अबेट कर रहे हो तो पहले था हमारे पास, मगर अमेरिका से बैठकर इंडिया में अगर अबेटमेंट कर रहे हो तो हमारे पास प्रोविजन नहीं था। और इंटरनेशनल लॉ कहता है कि अगर आपको आउटसाइडर्स नॉन सिटीजन को पनिश करना तो यू मस्ट हैव अ प्रोविजन। हमने प्रोविजन डाल दिया, कौन सा सेक्शन? 48। 47 और 48 रेसिप्रोसिटी है, टिट फॉर टैट। 47 कहता है हमारे यहाँ से बैठ के कोई गड़बड़ काम करेगा विदेश के लिए तो हम पनिश करेंगे, और विदेश से भी अगर कोई इंडिया के लिए करेगा तो 48 कहता है उसको भी इंडिया में लाकर ट्रायल किया जाएगा, एक्स्ट्राडाइट कराकर। तो ये 48 एक बार पढ़ दीजिए, देखिए ये नया है। Section 48 Abatement outside India for offence in India. A person abets an offence within the meaning of this Sanhita who without and beyond India abets the commission of any act in India which would constitute an offence if committed in India. If committed in, अगर वो भारत में करते तो सेक्शन 11 में आ जाता, मगर अगर वो एक्ट जो अगर वो इंडिया में करता तो वो ऑफेंस होता, तो बाहर से भी अगर कर रहा है और इंडिया को टारगेट कर रहा है तो ऑफेंस होगा। यानी ये पूछा जाए कि आईपीसी का एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी ऑपरेशन तो किस सेक्शन में था? पहला 1 का 4 था ना। देखिए वो शिप 5 था, 1 का देखो जिसमें शिप और एयरक्राफ्ट था, कौन सा था? 1 था। वेरी गुड। अब देखो इसके साथ प्लस करना, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ बीएनएस 15 प्लस 48, यानी 48 भी आउटसाइडर को पनिश कर रहा है। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ बीएनएस इज इन 15 प्लस 48। ये दोनों इससे कोरिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा, ये नया ऐड है। उसके बाद इसका जो आखिरी सेक्शन है, देखिए 61 है, कौन सा इस चैप्टर का आखिरी? देखिए 62 होगा, 62 हाँ, अटेम्प्ट है ना, ऑफ अटेम्प्ट। याद है ये 511 था पहले, 511। आपने किसी के जेब में हाथ डाला कि कुछ पैसा वैसा मार दे, पॉकेट मारी, कुछ निकला नहीं, लिखा है पर्ची निकल के आया, आई हेट यू। इम्पॉसिबल अटेम्प्ट हो गया ना, मगर पनिशमेंट किस में मिलेगा? 511। हालांकि इसको लेकर हम लोग बहुत डिस्कशन करते हैं, और जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे तो असगर अली प्रधानिया करके उसमें तमाम केसेस भी हैं जिसमें कई चीज़ों में इम्पॉसिबल अटेम्प्ट मान के वो एक्विटल भी मिला है। मगर इलस्ट्रेशंस 2 इसमें दे दिया गया जो कहता है ऐसी ऐसी अवस्था। अब आप एक बक्सा लिए, पूरा एकदम भारी टाइप का बक्सा है, एक आदमी घर में घुसा, एक चोर, और ये राम खिसका भी नहीं पा रहा है, मदद लिया ऊपर वाले की, कहा आज बस ये बक्सा उठा ले चलें, और ले गया, छत पे रखा, कहा अब ना हो पाएगा। अच्छा, अगले को अपना बक्सा छत पे पहुंचवाना था, उसने कहा लाओ यही व्यवस्था करते हैं। अब वो छत पे ले गया, तोड़ा, उसमें ढेर सारा 100 ईंटें निकले बड़े बड़े, क्योंकि उसको छत पे ईंटा पहुंचवाना था। उसने किसी सेट कर लिया, वो कह रहा है ये हम अपना खोपड़ी फोड़े, किसका फोड़े, है ना। अटेम्प्ट टू थेफ्ट हो जाएगा ना, इट इज एन अटेम्प्ट टू थेफ्ट। हालांकि ये इंग्लिश लॉ के हिसाब से इम्पॉसिबल अटेम्प्ट है, बिकॉज इसने कोई लॉस नहीं किया। फिर भी इंडियन लॉ के हिसाब से पहले 511 था, अब कौन सा है? 62। तो देखो इस तरह से हम लोग चैप्टर रटेंगे कि ये जो चैप्टर 4 था ना,
चैप्टर 4 है ना? 5 है अच्छा 4 है। 4 पहले 5 था, अब कौन सा हो गया 4। ये जो चैप्टर 4 है इसमें 3 चीजें रखी गई हैं, अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट। बाकी प्रिंसिपल्स में इसमें कोई चेंज नहीं, एक्सेप्ट वन सेक्शन जो ऐड किया है, दैट इज सेक्शन 48। और अब इसके बाद जो चैप्टर आ रहा है उसमें काफी हेपाजार्ड है, यानी काफी चीजें चेंज हुई हैं, पजल्ड की गई हैं। वो हम लोग को पुराने वाले ट्रिक से थोड़ा कम बनेगा बात। तो अब आ रहा है चैप्टर कौन सा है ये 5 ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन। चाइल्ड है ना, चाइल्ड की डिफिनीशन कहाँ पढ़े थे 2.3 में ना, 2.3 में चाइल्ड था ना। चाइल्ड का मतलब अंडर एज ऑफ 18 ईयर्स, दोनों को यहाँ जोड़ लाए। जहां जहां आईपीसी के प्रोविजंस थे वीमेन और चिल्ड्रन के, देखो दोनों को इसमें क्लब अप किया गया है। और सबसे पहले जितना सबसे सीरियस ऑफेंस था, जो किसी वीमेन के अगेंस्ट सबसे सीरियस ऑफेंस था, वो होता है रेप, उसको सबसे पहले जगह दी गई। तो देखिए पहला तो ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन्स बॉडी या साइकोलॉजी, तो सबसे पहला देखिए कौन सा है 63। और 63 में ये एकदम वही है जो 375 था, एग्जैक्ट है आफ्टर अमेंडमेंट जो था। यानी जो रेप का डिफिनीशन था वो इसी में पूरा डिट्टो ऐसे ही उतार दिया गया है। और यहाँ पर भी वही चीज रखी गई थी कि रेप, पहले तो केवल नेचुरल इंटरकोर्स को रेप बोलते थे ना, वो हम लोग पहले पढ़ते थे PVI ना, पिनाइल वेजिना इंटरकोर्स। बाद में क्या हो गया, निर्भया कांड के बाद से क्या हुआ कि अगर कोई भी प्राइवेट पार्ट्स पे किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट का इंसर्शन होगा अदर देन, वो भी किस में डिफिनीशन पे आ जाएगा, यानी ब्रॉड किया गया था 2013 से, वो इसमें रखा गया है। और कहा गया, पहले बताया गया कितने ढंग से, जो बच्चे एकदम पहली बार पढ़ रहे हैं पढ़ सकते हैं, वो देखिएगा पहले क्या होता था बिफोर 2013 केवल PVI यानी PV इंटरकोर्स ही था। बाद में इसको ब्रॉड करके एनीथिंग इंसर्टेड इन वेजाइना, फिंगर्स, माउथ, ऑब्जेक्ट, पूरा डिटेल इसने कर दिया, कहा ये ऑल कम अंडर डिफिनीशन ऑफ रेप। और इसको लाए और फिर कहा ये 7 सिचुएशन में होगी। कितने सिचुएशन में 7। इसमें एज देख लो, कंसेंसुअल सेक्स की कितनी रखी गई है 18 है ना, देखिए 18 है ना, ध्यान रखिएगा 18 है। अगर कोई फीमेल कंसेंट दे रही है फॉर वॉलेंटरली इंटरकोर्स तो उसकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए 18 के नीचे तो गलत। और ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, ये बड़ा लंबा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था कि अगर भारत में अभी भी ना चाइल्ड मैरिज होता है ना, बाल विवाह शून्य नहीं है भारत में, अभी भी क्या है वो वैलिड है, चाइल्ड पनिशबल है मगर वैलिड है। अब मानिए 16-17 साल की एक लड़की की शादी हो गई, उसके साथ भाई कोहिबिटेशन है मैरिटल, तो क्या ये रेप की डिफिनीशन में आएगा? तो हमारे जो पहले ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, क्योंकि कंसेंसुअल सेक्स की एज कितनी दे दी गई 18, और मैरिज की एज के लिए कोई ऐसा कोई क्लॉज बहुत स्ट्रिक्ट नहीं था। तो एक सुप्रीम कोर्ट ने एक केस का नाम है इंडिपेंडेंट थॉट ना, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में मैरिटल सेक्स की बात की, मैरिटल रेप की, और बोला सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि 18 इयर्स के नीचे का कंसेंट का कोई लेना देना है ही नहीं। अगर मैरिज के बाद भी वाइफ की इफ एज ऑफ वाइफ इज बिलो 18 इयर्स इट कम अंडर द डिफिनीशन ऑफ रेप, याद रखिए। और इसीलिए देखिए एक्सेप्शन 2 है, देखिए एक्सेप्शन 2 पढ़ दीजिए। (63) का देखिए एक्सेप्शन, सेक्शन 63 एक्सेप्शन 2, sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife, the wife not being under 18 year of age is not rape. अगर वाइफ 18 साल के नीचे नहीं है, पहले 16 था, अब कितना हो गया? अगर वाइफ 18 इयर्स के नीचे नहीं तो वो नहीं होगा, वो क्रुएल्टी हो सकता है बट रेप
नहीं, अगर 18 के ऊपर है मगर 18 के नीचे है तब, यानी ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कंप्लायंस किया गया। यानी अब कंसेंसुअल सेक्स की एज वेदर मैरिज हुई हो या न हुई हो, हर केस में कितना उम्र कर दिया, 18 ईयर्स। ध्यान रखिएगा, अब 18 हो गया और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्सेप्शन सेकेंड से। वैसे भी करना जरूरी था ना, क्योंकि 18 के नीचे तो सीधे फिर पॉक्सो लगता है। कौन सा एक्ट लगता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट द चिल्ड्रन, वहां तो पॉक्सो लगता है। तो 18 के ऊपर ही तो ये एप्लीकेबल होना चाहिए, 18 के नीचे तो सीधे कहाँ लेके जाएंगे हम, स्पेशल एक्ट है पॉक्सो में जाएंगे। इसीलिए यहाँ 18 कर दिया कि अगर किसी फीमेल की उम्र 18 प्लस है और उसके साथ ये ऑफेंस हो रहा है तो यहाँ आ जाइए 63 में, और 18 के नीचे है तो किस में चले जाइए, 3/4 पॉक्सो एक्ट में जाइए, वहां पर आप उसका ट्रायल होगा, वहां और सेफगार्ड्स दिए गए। ठीक है, तो इस तरह से सेक्शन 63 का हमने एक्सेप्शन 2 को टिक करना है, वो चेंज है। उसके बाद पनिशमेंट वाला था पहले 376 में ए बी मकड़ जाल, ये एक्सप्लेनेशन वो एक्सप्लेनेशन, जूझ जाओ। हालांकि अभी कुछ दिन पहले शायद ना, 2 दिन 3 दिन पहले कैलकाटा में कोई बहुत अजीब सा एक ब्रूचुअल मर्डर और रेप हुआ ना, वो जूनियर रेजिडेंट थी शायद। ठीक, वैसे भी जीआर ना भी होती, कोई इंसान कोई भी होता तो उसके लिए प्रोटेस्ट होना जरूरी है, और वो शायद चल रहा है। सीबीआई की खैर जांच की आदेश हो गया है और उसमें क्या है मैटर वो खुल के आएगा, मगर चलिए वो तो एक इंस्टिंक्ट बेस। देखिए ये ऑफेंस हमने क्या बताया था, इम्यूनल कैन क्या कहते थे, लॉ कैन नॉट मेक्स मैन वर्चुअस। क्राइम चाहे हम तो कह रहे हैं पैर से लटका दो ना, और भी कोई दुबई वाला कोई और स्ट्रिक्ट दंड वो भी दे डाले, बना दो उसको ट्रांसजेंडर, देखा जाएगा। बट क्या ये ऑफेंस रुकेगा, नहीं, ये ऑफेंस तो भाई देखिए ना, ये आज की सोसाइटी का ऑफेंस है ना, और सोसाइटी के जो स्पिरिटेड पर्सन है दे शुड सिट टुगेदर, उनको देखना चाहिए कि ये आखिर हो क्यों रहा है। यहाँ रूट काज पे जा नहीं रहे हो, सब कोई वो रूट पे नहीं जा रहे हैं, सब किसका इलाज कर रहे हैं भाई, आप बीमारी का इलाज करने के जुगाड़ में हो, रूट पे तो जाओ कि बीमारी ये फैले ही ना। इंस्टिंक्ट बेस्ड है, ध्यान रखिएगा। ये ऑफेंस चाहे जितना पनिशमेंट, पहले क्या होता था, रेप था ना केवल, और 7 साल का मिनिमम क्या था, पनिशमेंट था, तो ठीक है हो जाता था अगर इंस्टिंक्ट बेस्ड तो देखिएगा। मगर अब क्या है कि पनिशमेंट तो ज्यादातर देखिए अनसक्सेसफुल भी रहते तो मार देते हैं। मर्डर ये बहुत खतरनाक अब चल गया। अब पुलिस को भाई, अब तो देखिए पुलिस भी अपना बहुत तेज, जितना BNSS पढ़ाएंगे हर जगह लिख दिया वीडियो कैमरा अप्लीकेबल, प्राइमरी एविडेंस, हर जगह देखिए आप पूरा, कम से कम शहर में तो मैं देख ही रहा हूँ लखनऊ में कि हर बड़े चौराहों पे और छोटे छोटे पोल पे क्या लगा दिया है, लाइटिंग विद सोलर सेल और कैमरा, कि ऑफेंडर कहीं पे भी ऑफेंस देखिए करने से रोक पाना पॉसिबल नहीं, मगर होने के बाद स्ट्रिक्ट ट्रायल करके दंड बहुत मजबूत देना चाहिए, एग्जाम्पल शो होना ही चाहिए। तो देखिए इसमें इसीलिए मैंने कहा था, अच्छा इसमें पनिशमेंट देखो किसमें है सर। हाँ बेटा, सर वो जो अक्यूज था वो वॉलंटियर था पुलिस डिपार्टमेंट में, तो वो पब्लिक सर्वेंट में आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा ये जो कैलकाटा का, ये सर वो मतलब पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता था, ऑफिशियली नहीं था पर उन्हीं लोग के लिए वॉलंटियर करता था। नहीं तब तो पब्लिक सर्वेंट, असल पब्लिक सर्वेंट की जो डिफिनीशन है आईपीसी में उसमें वो नहीं आ रहा है, वो नहीं आएगा बेटा। हाँ अच्छा, इन्फॉर्मर रहा होगा उनका। यस सर, तो उन्हीं के बैरक में सोता था और मतलब एकदम घुला मिला था लोग से। और चलो खैर वो कुछ, हमने क्या कहा देखो, एक इंस्टिंक्ट बेस्ड ऑफेंस होगा, मगर ऑफेंस को अब मिटाने के लिए उसने क्या किया होगा, मार दिया होगा। ये एक अजीब सा है, इसको सरकार देख रही है, समझ रही थी कि हम लोग से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो इतना बड़ा लॉ बना सकते हैं, तो हम लोग तो इतना कम सोच पाएंगे। इसमें पनिशमेंट देखो किसमें है, 64 में जनरल रेप का पनिशमेंट मिनिमम 10 ईयर्स हो गया था ना, तो सब जानते हैं ना, 7 की जगह मिनिमम कितना हो गया, 10 ईयर्स
और फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन कौन सा हमने टिक करवाया था? 65 पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस। हाँ, ये सर्टेन केसेस में ना वो एग्रीवेटेड वाले हैं ना सब, ठीक है। और निर्भया वाला कौन सा सेक्शन था? 66 देखिए ये नया पनिशमेंट section फॉर है। कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। ये 66 पूछा जाएगा। आप कहीं से याद करने के लिए कौन सा इसको सेक्शन लिख सकते हैं? निर्भया सेक्शन। देखिए कुछ तो याद करने, जैसे अभी हुआ है ना कैलकाटा में, वो इसी में तो जाएगा 66 में, क्योंकि ये ऑफेंस करने के बाद उसने क्या कर दिया? मर्डर भी कर दिया। तो रेप विद मर्डर आर द विक्टिम गेट इनटू अ सच साइकोट्रोपिक ट्रॉमा या वेजिटेटिव स्टेट में, तो 66 में देखिए कितना पनिशमेंट दिया है। देखिए डेथ होगा, not less than 20 years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life or with death. तीनों है ना 66 में, तीनों लिखा है। मिनिमम 10 की जगह कितना कर दिया? 20 किया, और कहा 20 भी हो सकता है, या फॉर होल नेचुरल, जब तक जिंदा रहोगे तब तक किसमें रहोगे? जेल में, या डेथ पेनाल्टी। सीधा 3 चीजें। तो 66 को ऐसे याद रखना। देखो इतने कंटेंट हैं, याद रखना इतना आसान, मगर कुछ सेक्शंस को हम लोग बाई नेम को याद रख लें कि भाई निर्भया वाला इंसिडेंट, या जो कलकत्ता में अभी कोई, चूंकि नाम तो आएगा नहीं पेशेंट जो विक्टिम है, मगर वो उसी तरह से हम लोग जानते हैं। तो ये निर्भया वाला सेक्शन अगर हम लोग कहें तो कौन सा सेक्शन है? 66। हाँ, और चलिए 67 क्या है? देखिए Sexual intercourse by husband upon his wife during separation. जुडिशियल सेपरेशन में 67 है ना, 5 साल का होगा सर। जुडिशियल ना 7 साल कर दिया, पहले 5 था, 2 साल बढ़ा दिया ना। जुडिशियल सेपरेशन में देखिए, जुडिशियल सेपरेशन में बाउंड नहीं है कोहेबिट करने के लिए, इंटरकोर्स करने के लिए। जबरदस्ती अगर करा हस्बैंड ने वाइफ साथ जुडिशियल सेपरेशन में, तो किस सेक्शन में जाएगा? तो 66 याद रखो अभी फिलहाल, और 66 से कनेक्ट हो जाएगा 67। अब जरा नेक्स्ट बताइए, नया वाला 69 है ना, इसके बाद है 69 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स एक्सेट्रा। बाय इम्प्लाइंग डिसिटफुल, ये नया सेक्शन है 69। छुपा कर, अपना आइडेंटिटी छुपा कर, और उसके साथ इंटरकोर्स कर रहे हैं, और शादी विवाह का लालच दिया कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? मैरिज करेंगे, और बाद में मना कर दिए। हमने क्या बताया था? 30 जून 2012 तक लिव इन वाले फिर 12 बजे के बाद भाग लेना। क्यों? वो प्रोटेक्शन खत्म। अब उसके बाद महिला कह देगी कि इन्होंने झूठ बोला था, और ये है, ये किस में आ जाएगा? 69 में। पढ़ दिए, देखिए बड़ा डेंजरस है सेक्शन। Whoever, section 69, sexual intercourse by employing deceitful means etc. Whoever by deceitful means or making by promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same and has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, shall be punished with the imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. 10 साल, ठीक है, वो निकल जाएगा, एक पड़ाव निकल जाएगा। कह रहा है whoever by implying a deceitful mean, अपनी आइडेंटिटी छुपाया, या false promise of marriage without intention to perform it, फ्रॉड होता है ना, इंटेंशन था ही नहीं परफॉर्म करने का, और उसके बाद उसकी कंसेंट लेते हैं फॉर इंटरकोर्स, और इंटरकोर्स करते हैं। तो ये 69 बार बार हम लोग क्या होता था ना, आईपीसी में बड़ा चैलेंज हो जाता था कि ये सर चीटिंग होगा कि रेप होगा, याद है? बार बार लगता था कि ये रेप है। एक आदमी आता कहता हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे, प्रॉमिस मिस करता है, और पिक्चरों में देखा एक अंगूठी रखता है, वो सबको पहनाया फिर रखता है। मान लीजिए पहना दिया आपका, बाद मान लो एंगेजमेंट, ऊपर वाला गवाह दुनिया जान का नाटक कर लिया, ठीक है, ये तो इमोशनल गेम है पूरा, तो उसने कर दिया पूरा। उसके बाद फिर उसके साथ फिजिकल इंटरकोर्स किया, फिर शादी से मना कर दिया। तो पहले ये होता था कि ये रेप है कि चीटिंग है,
दोनों का एंड कर दिया। अब इसको सेक्शन 69 में स्पेशल स्टेटस दे दिया। ये रेप नहीं है, देखिए वर्ड लिखा नहीं है रेप, इट इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 69। इट इज नाइदर रेप नॉर चीटिंग बट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 69। तो ये टिक करिएगा, ये नया एडेड सेक्शन है। ये उस व्यवस्था को रोकने के लिए था जो आजकल काफी ज्यादा चल रहा था, लाइफ में आता था कि पहले प्रॉमिस किया और बाद में परफॉर्म करने से मना कर दी। तो ऐसे मामलों में जितना लोग लिव आउट लिव इन है, अच्छा ये सब हम लोग सुनते हैं ना नाम, ये सब दिल्ली में लोग बताते चलता है ना, कैंडल मार्च होता है वहाँ पे, और वहाँ होता है बेटा कैंडल मार्च, वहाँ हुआ था, वो मिल भी गया होगा कंपनसेशन जो चाहिए था वहाँ बच्चे बड़ा, और उसी चक्कर में न जाने कितनी कोचिंग बेसमेंट वाली बंद हो गई। अच्छा काम कर रहे थे लोग, मन से पढ़ा भी रहे थे, क्या बंद करो तुम। तो यहाँ पे भी, यहाँ तो भगवान हम तो कॉलोनी में पढ़ाते कहाँ, हम तो ट्यूशन व्यूशन वाले हैं, फिर भी ये बेसमेंट नहीं है ना भैया। आज बेसमेंट है, कल को हो जाए कि दिल्ली में फर्स्ट फ्लोर पे काम हो गया, सीढ़ी से उतर ही नहीं पाए लोग, अब फर्स्ट फ्लोर वाली कोचिंग बंद करो। कौआ कान ले गया, कहाँ ले गया ऐसे मतलब नहीं है, कान है कौए के पीछे पड़ गए। ये भारत है बेटा, कहते ना, एक सुने ना मसल, कौआ कान ले गया, इतने अरे आपका कान कौआ ले गया, कहाँ है कौआ, दौड़ गए, कान वहीं है, कौए के पीछे दौड़ना है, ये भारत है। दिक्कत वहां हुई, वो भी ऐसी हुई कि भाई कोई नाला वाला रहा होगा बड़ा सा ना, वो अब यहाँ तो कह रहे हैं सर हम तो एकदम वेटलैंड ड्राई लैंड पे हैं, पानी तो यहाँ कभी गिरा ही नहीं, कह फिर भी बंद कर दो, सब बंद, बेसमेंट बंद। अभी आ जाएगा ग्राउंड फ्लोर पे, हो सकता है ग्राउंड फ्लोर पे जहरीले कीड़े आ सकते हैं, बका भग बंद, सारी कोचिंग में ग्राउंड फ्लोर वाली बंद। यहाँ ऐसे ही है, मतलब एकदम एक के पीछे सबको डंडा मारना शुरू। तो अभी कुछ दिन हुआ, बाद में हमें लगता है रिलीज करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा छोड़ेंगे। खैर, तो 69 इसी को लेकर, इन्हीं सब घटनाओं को कर्टेल करने के लिए कि इस तरह की जो ना इमोरल चीजें, कौन इथिकल नहीं बोलते हैं, अनइथिकल चीजों को रोकने के लिए ये प्रयास है। और फिर केंड कहते हैं, जिसने जो करना होगा वो कर ही डालेगा, इसका मिस यूज खूब होगा, इसका यूज की ज्यादा क्या होगा, मिस यूज। नेक्स्ट सेक्शन बता दो। 70 गैंग रेप। अच्छा हाँ, ये रट लीजिए, गैंग रेप का तो हम लोग शुरू, मतलब अब अच्छा किया ना, देखिए पहले देश दिक्कत क्या था, उसी में सब जुड़ा हुआ था ना। अब कम से कम जो नए बच्चे उनको रटना आराम से, अगर आप फिंगर्स पे रटेंगे तो अलग अलग सेक्शंस हैं। गैंग रेप का मतलब अगर उस काम को करने में एक से ज्यादा लोग लगे हैं, इट मीन्स ये वो भी सिचुएशन हो सकती है कि एक आदमी वॉच एंड वार्ड का काम कर रहा है और एक आदमी ये ऑफेंस कर रहा है, तब भी दोनों किसके लिए लायबल होंगे, ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी लगती है ना। दो लोग आए, एक घर में घुसा और उसने ये ऑफेंस किया, दूसरा वहीं घर के बाहर खड़ा है, मगर ये ऑफेंस फिर सिंपल रेप नहीं है, कौन सा हो गया, क्योंकि इसकी डिफिनीशन ही इस तरह डिजाइन है। पढ़ दीजिए एक बार, 17 है सेक्शन, सब सेक्शन 1। हाँ 70 where a woman is raped by one or more persons constituting a group or acting in furtherance of common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offence of rape and shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years but which may extend to imprisonment for a life, which shall means imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine। देखिए इसमें क्या कहा, डीम्ड माना जाएगा। मैंने क्या कहा, ए और बी दो ऑफेंडर हैं, आते हैं, बी ने विक्टिम के साथ इंटरकोर्स किया और ए वॉच एंड वार्ड करके खड़ा है, ए को भी क्या माना जाएगा, डीम्ड माना जाएगा, ही हैज आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस इंटरकोर्स। और ए की लायबिलिटी कंस्ट्रक्टिव हो गई, कैसी लायबिलिटी हो गई, कंस्ट्रक्टिव, ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव, ऑल्दो एक्चुअली ए हैज नॉट डन एनीथिंग बट स्टिल ए इज लायबल। तो इसी को बोलते हैं कि एक से ज्यादा लोग अगर इस ऑफेंस में इन्वॉल्व हैं, किया एक नहीं हो मगर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा लोगों का है, तो दिस इज नॉट सिंपल 64 का रेप नहीं होगा, ये किस में आ जाएगा, इट कम अंडर डिफिनीशन ऑफ सेक्शन
70। और चलिए इसका सबसेक्शन 2 है, वेयर अ वुमन अंडर 18 ईयर ऑफ एज इज रेप्ड बाय वन और मोर पर्सन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रुप और एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन, each of those persons shall be deemed to have committed the offence of rape and shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine or with death. ठीक है। 18 साल के नीचे वैसे कौन सा एक्ट लगता है? पॉक्सो। पॉक्सो में एक सेक्शन था, आप जाकर पढ़िएगा, उसमें लिखा है अगर कोई चीज कॉमन है आईपीसी और पॉक्सो में, तो जिसमें सीवियर होगा, जिसमें सीवियर पनिशमेंट होगा वही अप्लाई होगा। तो ये अब मैटर का विषय है, मत इस पे हम लोग कह सकते हैं जहां 18 के नीचे आए साथ ही साथ क्या लिख लेना चाहिए? पॉक्सो। क्यों? क्योंकि ज्यादा अप्लीकेबल कौन सा लॉ फिर लगेगा? पॉक्सो। और चलिए आगे। 73 प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एनी मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट ये प्रोसीड तो छोड़ दीजिए और चलिए। विदाउट परमिशन, छोड़ दें इसको। हाँ, इसके बाद वही आ गया, हैरेसमेंट वाला आ गया। ये असॉल्ट और यूज करना। हाँ, 6 से वो कौन सा? 74 354 था, याद है पूरा? असॉल्ट विद द assault or use of criminal force to women with intent to outrage her modesty. मॉडेस्टी। हाँ, याद आ गया। ये सबसे पहले यही था। देखिए पहले क्या था ना, 3 ऑफेंस हुआ करते थे। 509 वो छीटा खसी या उस तरह का बात करना, 354 असॉल्ट और फिर अटेम्प्ट और फाइनल। ठीक। अब क्या किया कि पहले देखिए पूरे मेरे ख्याल से 10 उस सेक्शंस तक पूरा देखिए रेप वगैरह को रखा। उसके बाद देखिए किसको लाए? आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वीमेन। और उसके बाद याद है 354 ABCD था पहले, सेक्सुअल हैरेसमेंट। ठीक। अब देखिए उनको सेपरेट सेक्शंस दे दिया। तो इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन देखिए क्या है? 76 होगा सेक्सुअल assault or use of criminal force to women with intent to disrobe. नहीं, उसके पहले हैरेसमेंट, sexual harassment 75 हैरेसमेंट है। डिसरोबिंग किसमें है? 76 और 77 है वेबरिज्म और स्टॉकिंग किसमें है? 78। देखिए डिसरोबिंग और देखिए ये दूसरा कौन सा था डिसरोबिंग के अलावा? दूसरा वेबरिज्म। ये दोनों जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया। इसमें ऑफेंडर, पहले केवल ऑफेंडर मेल होता था। ये देखा गया कि डिसरोबिंग में अक्सर डिसरोबिंग कपड़ा उपड़ा उतारने में या इस तरह का परेड कराने में अक्सर देखा गया था फीमेल भी एक्टिव थी। तो अक्सर ना दुश्मनी में फीमेल्स भी। तो इसको देखिए, इसको इस वाले BNS में क्या किया गया है मेरे ख्याल से, देखिए दोनों जेंडर न्यूट्रल है ना। ऑफेंडर के रेफरेंस में, जेंडर न्यूट्रल विक्टिम में नहीं। आप नहीं सर, अरे सर किसी लड़के का कपड़ा उतार दे तो कोई ऑफेंस नहीं भैया, जाओ वो अपना ढूंढो BNS में। नहीं है बेटा, एक अजीब सा है भाई, लिख देना तो ही आर सी। अब तो दोनों के साथ खतरा है ना। पता नहीं वो अब बात भी करेंगे अमेंडमेंट, इसी में A भी जोड़ेंगे, ही आर सी। तो वैसे डिसरोबिंग में विक्टिम केवल कौन है? वीमेन। और ऑफेंडर पहले केवल कौन था? मेल था। अब दोनों हो गए ना। देखिए एक बार उसमें चेक कर लो किसमें हमने GN लिखा, जेंडर न्यूट्रल। अरे इन बच्चों बताओ ना, तुम लिख के क्या कर लोगे यार? अच्छा पढ़े बैठ के। अच्छा चलो नहीं पढ़ो ना, बस बता दो किस किस सेक्शन में GN लिखना है, जेंडर न्यूट्रल। 76 और 77 में लिख लो। देखो दोनों में ऑफेंडर के रेफरेंस में जेंडर न्यूट्रल कर। जेंडर न्यूट्रल ऑफेंडर इन केस ऑफ डिसरोबिंग और वेबरिज्म। ताक जहां कर रहा है, देख रहा है, अब वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही मामलों में दोनों पनिश होंगे। सब तो हम लोग पढ़ाते ही हैं, मगर अभी केवल हमको वो बताना है ना एक्चुअली जो चेंजेस हैं, केवल हम लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं। एक बड़े महान आदमी का एक कोट पढ़ रहे थे, वेयर देयर इज अ लव देयर इज अ लाइफ। बड़ा अच्छा लगा। वेयर देयर इज अ लव, आगे हमने जोड़ा, हमने कहा वेयर देयर इज अ क्वेरल देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एडवोकेट्स। जब झगड़ा,
पहले लव होगा, फिर लाइफ बनेगी, फिर वाइफ बनेगी, फिर डिवोर्स होगा। अब केवल लव से ही नहीं सोसाइटी चलेगी। इधर से कोई कुकर फेंक रहा होता, चमका मकोड़ा। अब तुम समझ लो कि बात सही है। अब वहां आप जाके, अगर आप पक्के वाले वकील हैं, तो वहां जाकर आप पता करें कि आखिर इसमें हमारी कहां तक पार्टिसिपेशन हो सकता है। ठेका लो पूरा, महिला की ओर से डीबी एक्ट तो ये लगाओ, और पुरुष की ओर से अभी हम कैरेक्टर एसेसिनेट करवाएंगे। बताओ तो, ठेका पूरा लेना होता है इसमें ना। पूरा फैमिली कोर्ट के प्रैक्टिस में पूरा ठेका लेना पड़ता है, आपको इन्वॉल्व हो जाना पड़ता है। अक्सर उन लोगों का अपना घर भी टूट जाता है। भाई किसी के मामले में इतना इन्वॉल्व हो गए तो आपके मामले में कोई और इन्वॉल्व हो जाएगा। यार पड़ोस में झांक रहे हो तो तुम्हारा घर कोई तो कोई झांक रहा होगा। सोसाइटी है, अपने हिसाब से चलती है, हमारे कहने से थोड़ी चलेगी, है ना। तो अब देखिए, आप लोग जानते थे 354 ए बी सी और डी, ये 5 सेक्शन देखो लाइन से कर दिया। बस किया क्या कि अफेंडर के मामले में 2 मामलों में प्रगतिशील विचारधारा रखते हुए महिलाओं को भी माना कि वो कभी कभी अपराध कर सकती है। हाँ सर 74 भी जेंडर न्यूट्रल आएगा ना, whoever assaults वर्ड यूज किया है। हाँ, 74 भी देखो, वो भी हो गया। whoever assault or uses criminal force, हाँ, ये भी हो गया। इसको निकल लीजिए। ये भी जनरल, यानी कोशिश की गई है कि जनरल न्यूट्रल। एक बार पढ़ दीजिए, whoever assault or uses criminal force to any woman intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 1। इसमें भी कर दिया है। अच्छा, आप लोग एक काम करिएगा, जो लोग पहले आए एक बार पढ़िएगा 354 में, क्या इसमें है नीचे? उसमें भी whoever था। 354 में भी whoever ही था। हाँ, मेरे ख्याल से उस समय भी जेंडर न्यूट्रल ही रहा होगा, आज भी है। मगर जो जेंडर न्यूट्रल नहीं था वो कौन कौन सा नहीं था? 76 और 77। हाँ, अब ठीक है ना, अभी कोई दिक्कत क्यों? अभी समय कहाँ हुआ? अभी हुआ है 6:40। हाँ, तो अभी तो और करो, मतलब ये कम से कम बच्चों को और महिलाओं को अलग अलग ना करें ना। अच्छा, कल छुट्टी रहती है, कल जहाँ लड्डू जुगाड़ बने, झंडा तो हमने फहरा नहीं, झंडा फहर गया। वो प्रधानमंत्री जी का फोन पे मैसेज आया था, हर घर झंडा हो गया। हमने कहा फैला दो ना, उन्होंने कहा बहुत तेज ये मुहिम की तरह चल रहा है, तो हमने प्रवेश को भेजा। हमने कहा सबसे बड़ा वाला लाओ, और वो लाए इतना बड़ा झंडा और इतनी बड़ी डंडी ला रहे हैं। हमने कहा तुम्ही को लटका देंगे, तो गया कहीं से लेके आया बड़ा डंडा। भाई एक डायमेंशन होता ना, अगर इतना बड़ा है तो उसी हिसाब से आपको लेटरली क्या रखना पड़ता है। हमने कहा बस फहरा दो, बाकी बच्चे अपना देख देख के खुश हो जाएंगे, है ना। तो वो अपना स्कूल कॉलेज में ना, चवटनी अठन्नी वाले स्कूल होते हैं, वहाँ मिलता है 4-4 लड्डू। और ये यहाँ सब लॉ कॉलेज हैं, राम मनोहर लोहिया ऐसे लॉ कॉलेज हैं, वहाँ इतना। अब तो बच्चे बहुत शरीफ आ गए। पहले क्या है, सब इतना बदमाश थे, कहते 15 अगस्त रात भर तो जगते थे, पढ़ते थे, करते क्या थे, सब बाहर ही 1-2 से कहें ताला मार देना, और बदला 700 लोग का नाश्ता बना, कुल 50 लोग भी नहीं दिख रहे परेड में। तब वार्डन जाता, निकल बाहर, ताला बंद, बोल अंदर सब सो रहे हैं, बाहर ताला बंद किए। फिर नाश्ता मांगने आते, नाश्ता कहाँ है? भाई बच्चे हैं, उन्हें क्या मालूम। आज़ादी कहते बहुत पुरानी हो गई, 78 साल, बुढ़ा हो गया ना। अब नई बात करें, नए युग की बात है, मगर ठीक है। तो कल बंद रहेगा। और चलो 78 स्टॉकिंग, वो तो सभी लोग जानते हैं। इसके बाद चलिए, के बाद सीधे हम निशान वाले पे आते हैं। जानते नहीं मतलब 86 क्रुएल्टी डिफाइंड। अच्छा देखिए क्या किया कि पहले 498A था ना, 4, अच्छा उसमें क्या था, दोनों एक साथ थे, एक्सप्लेन करके। तो अब पहले क्या किया, पहले देखो पनिशमेंट दे दिया। 85 में क्या दे दिया? पनिशमेंट। 85 में देखिए क्रुएल्टी का पनिशमेंट है। अच्छा, इसको क्रुएल्टी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मोस्ट मिसयूज या टेररिस्ट सेक्शन ऑफ आईपीसी, उस समय बोला था। और आज किसका ये
मिसयूज होता है, इसका मिसयूज काफ़ी ज़्यादा है। प्रैक्टिकली हम लोग देखें तो इसका एक्चुअली जिसके साथ क्रूएल्टी होती है वो तो रिपोर्टिंग होती ही नहीं है, और जितनी रिपोर्टिंग हो रही है ज़्यादातर वो रिपोर्टिंग क्या है, वो मतलब फॉल्स स्टेटमेंट। तो खैर 85 में देखो तो पनिशमेंट है, और 86 में क्या है ये डिफरेंट। तो डिफिनीशन हम लोग पहले भी पढ़े थे, एक फिजिकल है और दूसरा मेंटल है। सेक्सुअल हैरेसमेंट दूसरा होगा, देखिए डाउरी के लिए हैरेस करना, सेक्सुअल कह रहे हैं डाउरी के लिए हैरेस करना, वो सेकेंड पार्ट था। और फिजिकल जो अब्यूज वगैरह है वो किसमें था, देखिए तो 85 86 ये कपुल्ड ऐसे करेंगे, 85/86 ये है क्रूएल्टी। उसके आगे चलिए, जो बच्चों को अपराध कराते हैं 95 हायरिंग, एम्प्लॉइंग और इंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले क्या करते थे, बच्चों को, देखिए ज़्यादातर जो क्रिमिनल्स हैं वो बच्चों को 13-14 साल के बच्चों को इंगेज करते थे ऑफेंस करने में। जब 13-14 साल का बच्चा अगर ऑफेंस कर भी रहा तो उसके ऊपर क्या लग जाता था, जेजे एक्ट वगैरह से वो क्या वो कर लेते थे, बचाओ। तो ये देखा गया कि जो इंगेज कर रहा ज़्यादातर उसको अबेटर से ज़्यादा क्या लाइबल करोगे, कहा गया नहीं, इसके लिए एक अलग से सेक्शन दिया जाए। 95 लाए, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंगेजिंग अ चाइल्ड फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस। जो भी इंगेज करेगा, ऑफेंस हुआ हो या ना हुआ, माना जाए वही बंदा ऑफेंस किया। आपने एक बच्चे को इंगेज किया और कहा ये जाओ राजू, ये जाओ और चॉकलेट अंकल के वो चाय में मिला हो, अंकल के चाय में मिला दिया बच्चा। अब ये अबेटर तो है, मगर होता क्या था कि इसके लिए ये जो उसने बच्चे को इंगेज किया, मिसयूज किया, उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं थी। तो अबेटर के रूप में तो पनिश पहले भी हो रहा था, बट जो उसने इंगेज किया है, एम्प्लॉय किया है बच्चों को ऑफेंस करने के लिए, उसके लिए कोई सजा नहीं थी। इसीलिए उसको किस में ले आए, पढ़ दीजिए 95 इंपॉर्टेंट है। Section 95 hiring, employing or engaging a child to commit an offense. Whoever hires, employs or engages any child to commit an offense shall be punished with imprisonment of either description, which shall not be less than 3 years but which may extend to 10 years, and with fine, and if the offense be committed shall also be punished with the punishment provided for that offense as if the offense has been committed by such person himself. अब देखिए इसमें भी कितना अच्छा, पहला तो जो क्लॉज किया और कहा चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब 18 के नीचे। चाइल्ड को पनिश, चाइल्ड को हायर किया है, बेगरी उगरी नहीं होता है, भीख मांगने के लिए क्या करते हैं, बच्चों को इंगेज करते हैं, वो भी ऑफेंस है, इसी में आ जाएगा। तो बच्चों को इंगेज किया है चाइल्ड को फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस, ये इंगेज करना ही एक अपराध है, इसकी 3 साल या जो सजा है। अब उसके बाद अगर उन चाइल्ड ने ऑफेंस कर दिया तो माना जाएगा जिसने इंगेज किया है उसने खुद वो ऑफेंस किया, ये भी ज्वाइंट एंड क्या बन गया, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। It is presumed that he, such person who engaged child, would have himself committed that offence. क्यों? क्योंकि हो सकता है चिल्ड्रन बच जाए, हो सकता है उसकी उम्र 12 साल हो, 13 साल हो, वो बच जाए। मगर यहाँ पर क्या फिक्शन क्रिएट किया, लीगल फिक्शन, एज इफ सच पर्सन वुड हिमसेल्फ कमिटेड एन ऑफेंस। ये एक बड़ी लाइन है। ये सब देखिए पूरी लॉ तो फिक्शन पे बेस्ड होती है ना, कल्पना पे बेस्ड है ना। यहाँ भी आपसे क्या कहा, लीगल फिक्शन क्रिएट कर दिया। कहा मान लेना कि ए ने बी को एंगेज किया, बी ने ऑफेंस कर भी दिया, बी तो जो भी है बच्चा उच्चा है उसका जो भी ट्रीटमेंट होगा, मगर एक माना जाएगा ए ने खुद ही वो ऑफेंस किया और उस ऑफेंस के लिए जो सजा होगी वो उनको मिलेगी। 95 एक नया सेक्शन इसीलिए, इंगेजिंग हायरिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। इसमें उस नेचर का है जब एक्चुअली, अच्छा कंस्ट्रक्टिव बार बार हम शब्द यूज कर रहे हैं, जो बच्चे नए समझ लिए, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जो काम आपने नहीं किया फिर भी आपके ऊपर लाइबिलिटी इंपोज कर दी जाए। एक्चुअली तो किसने किया, बच्चे ने ना, और लाइबिलिटी किसके ऊपर आ गई, जिसने उसको इंगेज
किया। तो कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी मीन्स व्हेन यू हैव डन नथिंग बट यू आर लाइबल फॉर एन ऑफेंस, इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। और वो आपकी मेंसरिया यानी इंटेंशन से बनता है मामला। तो ये 95 था, इसी के साथ 96 है, पढ़ दीजिए। इसमें एक्सप्लेनेशन है, हायरिंग, एम्प्लॉइंग, एंगेजिंग और यूजिंग अ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और पोर्नोग्राफी इज कवर्ड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, पोर्नोग्राफी, बच्चे की उस तरह की फोटो बनाना, वो इसमें भी आएगा। और पॉक्सो में तो है ही है ना। पॉक्सो में अगर ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या पोर्नोग्राफी वगैरह बनाएंगे तो मेरे ख्याल से पॉक्सो का 11/12 है शायद, 13 ना, याद रखिएगा, वो भी आपके सिलेबस में है। पॉक्सो 13 में है, सेक्शन 13 में पोर्नोग्राफी, बच्चे की बनाना, वो इस तरह की जो फोटो निकालना, वो उसने कंसेंट दिया है, फिर भी कंसेंट इज हियर इन मटीरियल। तो ये पॉक्सो के भी सेक्शन 13 में आ जाएगा, जो एक्सप्लेनेशन जोड़ दिया। और चलिए सेक्शन 96, procuration of child. Whoever by any means whatsoever induces any child to go from any place or to do any act with intent that such child may be, or knowing that it is likely that such child will be forced or seduced to illicit, may extend to illicit intercourse 96 में बच्चों को प्रोक्योर किया है फॉर पर्पज ऑफ इलिसिट रिलेशनशिप और फॉर फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, किसमें आ जाएगा 96। अब इसमें मैं देख लेना पहले क्या कुछ चेंज था, शायद केवल फीमेल के लिए था, माइनर गर्ल था ना पहले बेटा, केवल ये माइनर गर्ल था। अब देखिए जेंडर न्यूट्रल हो गया, अब ये माइनर वर्ड यूज कर दिया, पहले माइनर गर्ल था, अब जेंडर न्यूट्रल हो गया, क्योंकि पॉक्सो कैसा है, पॉक्सो विक्टिम से रिलेटेड जेंडर न्यूट्रल है। चिल्ड्रन वहां भी है, क्यों इसको चेंज कर रहे हैं पूरा बीएनएस को, अकॉर्डिंग टू पॉक्सो चेंज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पॉक्सो में केवल चाइल्ड लिखा है, आइदर मेल और फीमेल, उसी रेफरेंस में यहाँ पे भी चाइल्ड किया और यहाँ पर चेंज कर दिया, पहले गर्ल थी अब किस पे कर दिया है, चाइल्ड। और चलिए 97, 98 क्या हेडिंग बस पढ़ा दी। 97, किडनैपिंग और अबडक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 ईयर ऑफ एज विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन। वैसे किडनैपिंग यहाँ क्यों रखा गया, वो बच्चे के चक्कर में रखा गया ना, वैसे तो 137 में है किडनैपिंग, 136, 137 यहाँ क्यों लिखा गया, ये शायद वो बोला गया होगा, जिससे कहा गया होगा कि सब एक जगह बच्चों को ले आओ, तो ना अगले ने टाइप उप करके एक ही जगह बच्चे को ले, एक्चुअली इसकी जगह कहाँ होनी चाहिए, इट मस्ट बी आफ्टर 136, दैट इज किडनैपिंग। बट चलिए इन्होंने लिखा वही पुराना ही है, ये 369 वगैरह था मेरे ख्याल से पहले, ठीक है। और नेक्स्ट सेक्शन 98, सेलिंग चाइल्ड फॉर पर्पसेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एटसेट्रा। ये तो पहले भी था मेरे ख्याल से, चाइल्ड ही लिखा था, वहां पे भी यही था, प्रोस्टिट्यूशन के पर्पस पे सेलिंग करना, बाइंग होगा इसके बाद, हाँ बाइंग चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ 71, 2, 3 था ना, वही तो ना। तो सेलिंग एंड बाइंग तो पहले भी था, तो ये कोई नया नहीं है, ये पुराना ही है। हमारे पास जो नया केवल मिला है वो 95 है, जो नया है वो 95, 96 भी था शायद, बस 96 में थोड़ा सा क्या किया गया, चेंज कर दिया गया और विक्टिम जेंडर न्यूट्रल बनाने की कोशिश और करना भी चाहिए, क्योंकि जब आपने पॉक्सो बनाया वो जेंडर न्यूट्रल है, तो यहाँ पर हर जगह क्या होना चाहिए, ये जेंडर न्यूट्रल। अब देखिए ये कौन सा चैप्टर था, 5th था ना, 6th बड़ा चैप्टर है, देखिए 6 चैप्टर और 17 चैप्टर, दो तो चैप्टर एकदम मजबूती से पकड़ना होगा। पहले भी हम लोग पढ़ते थे ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी और ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, 2 चैप्टर। देखिए क्या था कि ना, 1st, 2nd, 3rd चैप्टर, ये तो देखिए आपको ऐसे ही पढ़ना, जनरल प्रिंसिपल से रिलेटेड है ना, 1st, 2nd, 3rd तो आपको ऐसे भी पढ़ना है। 4th में ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन वगैरह आ गया, जो भी आ गया, सॉरी 4th तो वो था ना इनक्वेट ऑफेंस, वो भी पढ़ना पड़ेगा। 5th में सेलेक्टिव होंगे हम लोग, और 6th जो है वो ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी है, और जैसा इशारा हो रहा है उस इशारे के हिसाब से कल छुट्टी होगी। अच्छा, फ्राइडे को हम लोग बात कर लेंगे ऑनलाइन, बेटा सुनना ध्यान से, फ्राइडे को पहले जीएस की क्लास होती है ना,
तो पहले जीएस की क्लास होगी और मेरी संभवतः 5:30 पे स्टार्ट होती है ना, तो हमारी करीब 5:30 बजे से फ्राइडे को स्टार्ट होती, क्योंकि पहले क्या होती है, जीएस होती है। तो कल हम सब आप सबको ढेर सारी इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं, सेलिब्रेट करिए, एंजॉय करिए। कल छुट्टी है, जो अपना मन हो सो करिए, ठीक है। हाँ, और क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है ना, स्वतंत्रता का दिन है, ठीक है। और फिर हम लोग फ्राइडे को मिलेंगे और फ्राइडे को हम लोग इसकी रिमेनिंग पोर्शन करेंगे। तो ऑनलाइन बेटा अब हम लोग फ्राइडे को मिलेंगे 5:30 बजे। थैंक यू वेरी मच ऑनलाइन बेटा सब।